अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 टू सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। आज की इस एमसीक्यूज की वीडियोस में मैं कोई आपको एमसीक्यूज नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बल्कि एमसीक्यूज को आपने एग्जाम में किस तरह से देना है ये आपको बात डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो कि हमें एग्जाम के दौरान हमारे जहन में सवाल आते हैं और उन सवालात के बेहतर जवाब कोई एक्सपीरियंस टीचर आपको दे सकता है और वही आपसे बात डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आपकी इस साल एमसीक्यूज यानी कि जो गवर्नमेंट का यानी कि हमारे बोर्ड का नोटिस आया उस लिहाज से 40 एमसीक्यूज है जो कि अच्छी खासी हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आपको कॉपी मिले और कॉपी मिलते के साथ ही चूंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने 40 एमसीक्यूज का आंसर देना है, किसमें 33 का देना है, तो आपने फौरी तौर पे 1 2 आपने एक एक लाइन छोड़ के जो है वो आपने पूरे पॉइंट्स को लिख देना है। लाइन इसलिए छोड़ने का मैं कह रहा हूँ कि बाद में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं या इस तरह से अपॉन में दिए होते हैं कि वो एक लाइन में पूरे नहीं आते हैं, तो बेहतर है कि एक एक लाइन छोड़ दी जाए। और यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है वो ये है कि देखिए, एग्जाम के अंदर जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, अब कैसे बोर्ड में पता लगे कि वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ और जो कि बहुत बेहतरीन है। देखिए, चीटिंग का रुझान या पूछने का रुझान ना सिर्फ एक मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद होता है। अब सवाल ये होता है कि किसी भी एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन तो अगर सारे बच्चे लिखते हैं ठीक तो वो तो ठीक होता है, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स को चेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर आपको पता 49 होता है। लेकिन कोई भी टीचर या कोई बच्चा अगर आपको एक क्लास के अंदर अच्छा पढ़ने वाला है या फिर कोई टीचर आपको गलती से अक्सर 7 का स्क्वायर जो है 49 के बजाय बाद 14 कह देते हैं, 14 तो आप पूरी क्लास अगर 14 आंसर लिख रही है तो क्या बोर्ड वालों को पता नहीं लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हर बच्चा इसका स्क्वायर ये लिख रहा है। तो लिहाजा बोर्ड वालों को बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो कॉपी सुन के पता कर लेते हैं कौन पढ़ने वाला है कौन पढ़ने वाला नहीं। आपने चेकर को बताना है कि भाई आपने खुद किया है, आपने नकल नहीं की। तो इसके लिए क्या है कि मैंने 2-3 एमसीक्यूज लिखी है ताकि आपको ये बात गाइड की जाए कि जैसे पहला वाला पॉइंट है। अब जाहिर सी बात है कि हमें ऑर्डर के मुताबिक अपने क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज पेपर्स के ऊपर कोई भी वर्किंग नहीं करनी होती, तो साइड पे आप रबर बनाएं और ऐसा बनाएं कि 50-50% जगह दे दें। अब जैसे पहला पॉइंट है, आप जाहिर सी बात है कि नंबर 1 डालेंगे लिखेंगे और इसके बाद आपने डायरेक्ट इतना लंबा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ फॉर्मूला लग रहा है और फॉर्मूले के बाद a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो रहा है, तो आपने करना भी है और कंफर्म भी करना है। अगर डायरेक्ट आपको आता है तो फिर भी आप कर लें क्योंकि गलती हो सकती है। अब इसमें रूट कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 है। अब क्या है कि आप ये दिखा भी रहे हैं और जो बच्चा चीटिंग करेगा जाहिर सी बात है कि वो तो ये वर्किंग नहीं करेगा, वो तो आपसे डायरेक्ट आंसर पूछेगा। तो अगर आपसे बाय चांस कोई गलत आंसर ऐसा आता है जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है, अगर आप इसे 14 कह दें तो इस सूरत में अगर आपने रबर किया होगा तो आप तो बच जाओगे, लेकिन जिन्होंने चीटिंग की होगी वो अक्सर जो है वो इस मसले में फंस भी सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखा है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बाज ऐसे एमसीक्यूज के पॉइंट होते हैं जो डायरेक्ट आंसर दिए जा सकते हैं जिससे हमें रफ वर्क करना भी नहीं पड़ता। तो इस सूरत में आप ना करें, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख दें और ऐसी सूरत में ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आप थोड़ा इसको कर लें तो बेहतर है, तो ना भी करें तो डायरेक्ट ऐसे पॉइंट जो डायरेक्ट आंसर है जहाँ करना पड़ रहा है करें, जहाँ नहीं करना पड़ रहा वहाँ छोड़ भी सकते हैं। अब जैसे नंबर 2 में अगर आप करना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि जो यहाँ पे डिग्री होगी वो सबसे बड़ी जो पावर का टोटल होगा, जैसे पहले है 5 और 3 कितना 8 आ रहा है, कॉमा डाल के आगे 3 और 1 कितना है 4 है, फिर उसके बाद कोई कांस्टेंट नहीं है 0 है,
इससे टीचर को भी पता लग रहा है कि भाई आपने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 8 है। अब जैसे फर्स्ट का आंसर 1 आया और इसका आंसर आपका जो है वो 8 आया। अच्छा, इसके बाद मैं ये बात करूंगा कि जैसे नंबर 3 पॉइंट है। अब 3 पॉइंट है, x की पावर 0 है। तो बाज MCQs के ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ स्टूडेंट टीचरों से अच्छा पढ़ के अच्छा नॉलेज लेके स्टूडेंट एक अच्छी कॉन्सेप्ट की बात करता है। अब देखिए x की पावर 0, किसी की भी पावर 0, मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर भी ये बातें समझाई है कि भाई x की पावर या 2 की पावर 0 हो तो वो 1 क्यों होता है। अब ये मेजोरिटी जो है ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचर्स भी ये बात कह देते हैं कि ये रूल है। तो इस मौके पे अगर आपने अपने वैल्यूज को गेन करना है आपने चेकर के सामने, तो इस सूरत में अगर x की पावर 0 है तो इसका रबर क्या बनेगा। आप नंबर 3 पॉइंट कर रहे हैं तो आपने x की पावर 0 लिखने के बाद आगे लिख देना है x डिवाइडेड बाय x, और कैंसिल होने के बाद क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो आप देखेंगे आपने अपने टीचर से जो अच्छी बातें सीखी है आप अगर उसे भी यूज कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू बन रही है। और उसके बाद अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां आपको डायरेक्ट आंसर आता है, आप 4 नहीं करें, 5 आता है वो भी ना करें, 6 आता है वो भी ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप रबर का यूज करेंगे तो ये आपके फेवर में बात जाएगी। और अक्सर बात छोटी क्लासेस के अंदर अगर आपको चीटिंग हो रही होती है तो ये आपको सेव करेगा, बचाएगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे MCQs देते हुए ये भी आपने करना है जो कि थोड़ी सी गलती आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि कोचिंग का मतलब होता है ऐसा कोच करना जिसमें आप गलती नहीं करें। सही है ना, कोचिंग का लफ्जी मतलब भी सीखें, ऐसी ट्रेनिंग देना कि आप लोगों में कोई गलती ना हो। अब पता लगा कि आप 1 के बाद 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं, तो ये टेक्निक सही नहीं है। आप यकीनन कर रहे हैं 1 के बाद 2, 3, 4, लेकिन अगर एक भी MCQs आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे तो आगे आते हुए भी आप नहीं कर सकोगे। तो फिर जरूरी है कि जो जो आती है वो करते जाओ और अपने जहन को इधर उधर नहीं रखना, अपने जहन में रखना है कि भाई मैंने ये वाली MCQs अभी करनी है, मैंने छोड़ी नहीं है। क्योंकि हर शख्स की जैसे चेहरा डिफरेंट होता है, सोचे भी डिफरेंट होती है। आप बात बच्चे अगर नहीं करते तो वो आखिर तक उनके जहन में होते शायद हमने कर ली है। तो आप यकीनी तौर पे जो है वो इस चीज को जहन में रखें कि अगर आपने अच्छी खासी छोड़ी है, वैसे भी अगर आप एक एक लाइन छोड़ के कर रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ मैंने कोई आंसर नहीं दिया। तो बस आज के लिए इतना ही है कि किस तरह से आपने पेपर्स को देना है और क्या आपकी टेक्निक्स होगी। और ये हर सब्जेक्ट में हो सकता है, मैथ्स में तो बहरहाल रफ वर्क बहुत ज्यादा होता है, फिजिक्स में भी होता है, लेकिन बाद सब्जेक्ट जैसे उर्दू हो गया, इस्लामियत हो गया, यहाँ पे रफ वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा मौका हो तो 1-2 कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।